सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्यार्थियों, द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था 2kp/r³। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इस सेशन में जो टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है विद्यार्थियों की द्विध्रुव क्या होता है। तो एक बार फिर से ध्यान देना, द्विध्रुव होता है, मान लिया ये हमारे पास दो आवेश हैं, ये आवेश हो गया, इसका परिमाण है -q और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है +q। ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट नेचर में अपोजिट है, प्रकृति में विपरीत है। तो ऐसा जो युग्म है उसी युग्म को क्या कहा जाएगा? द्विध्रुव कहा जाएगा। अब देखिए, मान लिया इस द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है वो है (12). ये द्विध्रुव हो गया AB, जिसमें उपस्थित दोनों आवेशों के बीच की दूरी (12) है। अब देखिए, ये जो निरक्षीय स्थिति है, जो इक्वेटोरियल लाइन जो है वो किसे कहेंगे? तो निरक्षीय रेखा कहेंगे हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर इसके अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा है उसी रेखा को क्या कहा जाएगा? निरक्षीय रेखा कहा जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन कहा जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो इसका मिड पॉइंट O है, इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु P है। इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, हम ये जानते हैं विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कि इस बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र प्लस q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समान होता है। अर्थात किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का जो मान है उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होगा। तो यहां देखिए, इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर हम +q0 आवेश की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे विद्यार्थियों? +q0 आवेश की कल्पना करेंगे। अब यहां ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो साइड डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनात्मक आवेश से दूर व ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, या फिर ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब यहां देखिए, ये जो -q आवेश है, इस -q आवेश के कारण जो P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम ये जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E = kq/r²। तो देखिए, Q के ऊपर तो डिपेंड करेगा, साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R के ऊपर। अब देखो, यहां से जो यहां तक की दूरी है वो कितनी है? इसका मान हमें नहीं दिया गया है, तो इसको हम AP ही मान के चलते हैं। तो यहां देखो विद्यार्थियों, ये जो -q आवेश है ये +q0 चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी E1 की दिशा। अर्थात -q आवेश के कारण P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो होगी -q आवेश की ओर, जबकि ये जो +q आवेश है, ये +q आवेश इस +q नोट को क्या करेगा? रिपल करेगा। और जब विद्यार्थियों जब ये रिपल करेगा तो इसकी जो साइड डायरेक्शन है ये कुछ इस प्रकार से होगी। इसकी साइड डायरेक्शन होगी वेक्टर E2 की डायरेक्शन में, अर्थात B से P की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम E1 का परिमाण ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम E2 का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आता है -q आवेश के कारण बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, माइनस क्यू आवेश के कारण जो इंटेंसिटी है P के ऊपर, इसकी डायरेक्शन है P से A की ओर, और इसका मान हमने क्या मान रखा है? E1। तो E1 का जो मान है वो क्या आएगा? E1 का मान आएगा KQ अपॉन में AP स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए साइड डायरेक्शन जो होगी वो होगी PA की ओर, अर्थात P से A की ओर। इसे हम समीकरण 1 प्रदान करते हैं। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण P के ऊपर विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें प्लस क्यू आवेश के कारण P के ऊपर जो तीव्रता है E2, इसका मान क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? तो इसका मान प्राप्त होगा E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर, और R का मान यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम BP से नोट करते हैं, BP स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी B से P की ओर, अर्थात BP की और होगी इसकी डायरेक्शन। इसे हम समीकरण 2 प्रदान करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये जो माइनस क्यू आवेश है ये तो प्लस क्यू नोट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जबकि प्लस क्यू चार्ज जो है ये प्लस क्यू नोट को रिपल करेगा बीपी की ओर, अर्थात पी से दूर रिपल करेगा। अब इसकी ये समस्या यहां पे ये होगी कि ये गति किधर करेगा? ये गति इधर करेगा, लेकिन माइनस क्यू आवेश इसको इधर गति करने नहीं देगा, ये नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन प्लस क्यू आवेश जो है ये इसे नीचे की ओर गति नहीं करने देगा, ये इसको रिपल करेगा। माइनस क्यू आवेश अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू आवेश रिपल करेगा। अब इसकी समस्या होगी कि ये गति किधर करेगा, तो इसकी गति की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, E1 और E2 को घटकों के रूप में बांटते हैं। अब देखिए घटकों के रूप में किस प्रकार से बांटेंगे, तो विद्यार्थियों यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम इसको घटकों के रूप में डिवाइड करते हैं। अब देखिए मान लिया ये जो एंगल है ये कोण थीटा है, तो विद्यार्थियों ये कोण भी थीटा होगा। प्रश्न ये उठता है कि ये कोण थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहां ध्यान देना, यहां से यहां तक 12 है, ये मिड पॉइंट है O, तो ये डिस्टेंस L होगी, ये डिस्टेंस L होगी, और ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, L होगी। तो AP का जो मान है AP का जो मान है वो देखिए क्या रहने वाला है, चूंकि AP बराबर BP बराबर AP बराबर BP बराबर में होगा, कर्ण बराबर में होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों का मान सेम है। जब AP और BP का मान सेम है तो विद्यार्थियों E1 का जो परिमाण है वो E2 के परिमाण के तुल्य होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया, जितना फोर्स ये आवेश इसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर नीचे की ओर लगाएगा, उतना ही फोर्स ये प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर की ओर लगाएगा। तो अब देखें, अब हम इसे घटकों के रूप में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जब ये कोण थीटा है तो विद्यार्थियों ये कोण भी थीटा होगा, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। और देखिए साथ में ये जो कोण है ये भी थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा, त्रियक प्रतिच्छेदी रेखा काटते हैं तो इस प्रकार से ये जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं, इसके संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो देखिए ये कोण भी कितना होगा, थीटा। लेकिन ध्यान देना, ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो विद्यार्थियों ये जो बचेगा ये बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से ये जो कोण है ये पूरा भी 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमने कक्षा 11th में
सदिशों का वियोजन पढ़ा है। सदिशों का वियोजन दो प्रकार का होता है, द्विविमीय वियोजन और त्रिविमीय वियोजन। और हमने वहां पे अध्ययन ये किया था कि जो भौतिक राशि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण पर होती है उसी अक्ष की डायरेक्शन में उसी राशि का हम कोज्या घटक लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो वेक्टर E1 है ये इस रेखा के साथ थीटा कोण के ऊपर है, तो इसका कोज्या घटक होगा E1 कोस थीटा। लेकिन ये E1 है, ये इस रेखा के साथ 90 माइनस थीटा के ऊपर है, तो इसका ज्या घटक होगा E1 साइन थीटा। इसी प्रकार से ये जो E2 है ये इस अक्ष के साथ थीटा कोण के ऊपर है, तो इसी की डायरेक्शन में इसका कोज्या घटक होगा E2 कोस थीटा। लेकिन ये E2 इस अक्ष के साथ विद्यार्थियों 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो यहां पे हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब देखिए E1 का परिमाण E2 के परिमाण के इक्वल है, तो E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे विद्यार्थियों, निरस्त कर देंगे। और बिंदु P के ऊपर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान है, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र, तो यहां देखिए विद्यार्थियों अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इज इक्वल टू होगा, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ेंगे, तो यहां पे होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। लेकिन देखिए हमने यहां पे देखा है E1 का मान E2 के समान है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं EP बराबर में E1 कोस प्लस E1 कोस, तो ये होगा विद्यार्थियों 2E1 कोस थीटा। और इसे हम समीकरण 3 प्रदान करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए EP इज इक्वल टू 2, E1 का मान हम यहां समीकरण 1 से देखते हैं। E1 का मान क्या रखेंगे, KQ अपॉन में AP स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, समीकरण 3 देते हैं। अब देखिए ना तो हमारे पास AP का मान है ना कोस थीटा का मान है, तो AP और कोस थीटा का जो मान है विद्यार्थियों हम इस त्रिभुज में देखते हैं AOP से। ध्यान रखिए ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिएगा समकोण त्रिभुज AOP से AP स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर में होगा आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और साथ में हम कोस थीटा की वैल्यू और प्राप्त करते हैं। देखिए कोस थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण। तो देखिए विद्यार्थियों इस कोण के सामने की भुजा लंब, ये जो भुजा है ये आधार होगी और ये हो गया कर्ण। तो देखो आधार यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी चूंकि O मिड पॉइंट है तो ये दूरी होगी L, तो ये होगा L अपॉन में और कर्ण होगा आपका AP। अब देखिए AP का जो मान है ये क्या होगा, तो AP का मान होगा विद्यार्थियों अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वैल्यू आप समीकरण 3 में पुट कीजिए, तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 3 से EP इज इक्वल टू 2KQ अपॉन AP स्क्वायर का मान क्या रखेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे L अपॉन में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर हाफ। देखिए रूट का मतलब होता है की पावर हाफ, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं यहां पे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब यहां देखिए विद्यार्थियों EP बराबर में होगा KQ 2L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 और ये हो गया हाफ। देखो दोनों गुणे में है
तो जब ये दोनों गुणे में होंगे तो आधार जुड़ेंगे, सॉरी घातें जुड़ेंगी। देखिए जब ये आधार इक्वल है तो इनकी घातें जुड़ेंगी, तो यहां होगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2, परंतु p बराबर में होता है q इंटू में 2l। तो देखिए विद्यार्थियों EP बराबर में हो जाएगा EP इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू होगा KP अपॉन में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसे हम समीकरण प्रदान करते हैं विद्यार्थियों 4। अब देखें यदि L इज लेस देन R हो तो L के उच्च घातीय पदों को L के उच्च घातीय पदों को नगण्य मानते हुए छोड़ने पर, तो देखिए EP की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होने वाली है, KP अपॉन, इसको नगण्य मानते हुए छोड़ेंगे। प्रश्न ये उठता है क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहां देखो द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है वो अत्यल्प है। जब ये अत्यल्प है तो l स्क्वायर का मान, l का मान और भी कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें l का मान हाफ है, तो जब l स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4, अर्थात ये जो वैल्यू है ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हम l के उच्च घातीय पदों को क्या करेंगे, नेग्लेजिबल मानते हुए छोड़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों KP अपॉन में r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो EP बराबर में होगा KP अपॉन में r क्यूब। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है समीकरण 5, यह द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। अब यहां देखिए विद्यार्थियों इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और द्विध्रुव आघूर्ण भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम इसको सदिश रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, सदिश रूप में लिखने पर वेक्टर ई निरक्ष, ध्यान देना वेक्टर ई निरक्ष इज इक्वल टू के वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब इंटू में आर कैप, और यहां पे देखिए हम लगा देंगे ऋणात्मक चिन्ह। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन क्या प्रदर्शित करेगा, तो ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है ये इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में है। तो यहां पे लिखते हैं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वेक्टर ई तथा वेक्टर पी परस्पर विपरीत दिशा में है। तो ये देखिए विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा वर्णन में ध्यान देना, इसका क्या करना है, चित्र में दर्शाए अनुसार स्मॉल 12 लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। देखिए स्मॉल 12 लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P के ऊपर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए हम यहां पर किसकी कल्पना करेंगे, प्लस Q नॉट की। तो यहां देखिए माइनस Q आवेश के कारण P के ऊपर जो इंटेंसिटी होगी वो P से A की ओर होगी, अर्थात ये प्लस Q नॉट आवेश इधर अट्रैक्ट होगा, जबकि प्लस Q के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये B से P की ओर होगी। अब देखिए ये इसके कारण इधर रिपल होगा, लेकिन ये गति किधर करेगा, तो गति की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम E1 और E2 को किसके रूप में बांटेंगे, घटकों के रूप में बांटेंगे। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, यहां पे मैं थोड़ा सा वर्णन और लिख देता हूं। अब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण, अब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को घटकों के रूप में बांटने पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था कि E एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2kp अपॉन में r क्यूब। कहने का अर्थ यह हो गया कि अक्ष के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो निरक्ष के ऊपर इंटेंसिटी से दोगुना होती है, अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति की बजाय दोगुना होगा, जबकि निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति की बजाय आधा होता है। तो देखिए इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए और साथ में बने रहिए मेरे साथ लगातार। और विद्यार्थियों साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। ओके।